सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का प्रथम अध्याय नेताजी का चश्मा को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। आइए लेखक के बारे में कुछ जान लें। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, अर्थात अपनी ही इच्छा से अपनी नौकरी का त्याग पत्र दिया था। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। आइए इस पाठ में उन्होंने किस तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं, किस तरह के अपने विचारों को वह प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसे भी हम जान लें। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पंछियों और इन सब से प्रेम करने वाले, अर्थात प्रेम करना तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस क्रिया में देश की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। वास्तव में देश किसी सीमित क्षेत्र का नाम नहीं होता, या इसमें रहने वाले कुछ प्राणियों को ही देश का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी उस क्षेत्र, बल्कि देश के संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले प्रकृति के प्रत्येक घटक एवं प्रत्येक प्राणी को देश का हिस्सा माना जाता है। वे सभी देश के ही अंग कहलाते हैं। और वास्तव में देशभक्ति यही है कि सिर्फ कि देश की बॉर्डर पर जाकर, देश की सीमा पर जाकर अपने प्राणों के लिए बाजी लगाना ही देशभक्ति नहीं होता, बल्कि देश के एक एक घटक का संरक्षण करना भी एक प्रकार की देशभक्ति है। देशभक्ति कई प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन के साथ निभाना भी एक प्रकार की देशभक्ति है। अपने देश की संवर्धन हेतु किया गया छोटा छोटा योगदान भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आप समर्पित होकर के देश की संस्कृति के संरक्षण के लिए जो कार्य भी करते हैं, वह आपके देशभक्ति का ही हिस्सा है। देशभक्ति सिर्फ कोई वर्ग विशेष नहीं दिखाता, किसी वर्ग विशेष के हिस्से में ही देशभक्ति नहीं आती है, बल्कि देशभक्ति प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिखाई जा सकती है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। अगर हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है। हम अपने देश की संपदा का संरक्षण कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है। हम अपने देश के महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है। और उन सम्मान करने वाले लोगों का ध्यान रखना, उनका हौसला अफजाई करना भी एक प्रकार की देशभक्ति है। तो आइए इस पाठ में लेखक के और भी विचारों से अवगत होते हैं। लेखक ने इस पाठ में कई तरह के विचार प्रस्तुत किए, जैसे उन्होंने नगरों में काम करने वाली नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो देशभक्तों का सम्मान नहीं करते, देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्तों की भावना का कद्र नहीं करते। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इस पाठ में लेखक के विचारों और भावों से अवगत होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। ठीक है। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था,
जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो यहाँ पर नगर पालिका की बात कही जा रही है और हालदार साहब कौन हैं, क्या हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हालदार साहब एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और वह हर 15वें दिन एक कस्बे से होकर गुजरते हैं। उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता है उन्हें, और वह गुजरते हैं तो वहाँ पर वह रुकते हैं और वहाँ वह पान के शौकीन हैं। पान की दुकान पर जाकर वो पान भी खाते हैं। आगे इस बात की चर्चा की गई है। तो इसके पहले लेखक ने बताया है कि यहाँ पर एक नगर पालिका है और नगर पालिका है तो कुछ काम भी करवाती रहती है। देखिए नगर पालिका के क्या काम होते हैं। नगर पालिका यहाँ नगर की एक व्यवस्था होती है, सरकारी तंत्र होता है, एक सरकारी व्यवस्था होती है जिसका कार्य है नगर में रहने वाले लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान दे। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे जल और बिजली और ये उनके रहन सहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, सड़कों का निर्माण कराए, नालियों का निर्माण कराए, सीवर की पाइपों का प्रबंध करे, पार्कों की व्यवस्था करे। ठीक है, तो ये सब कार्य होता है नगर पालिका का। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाए। ठीक है, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो नगर के जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं वह साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं। तो नगर पालिका का यह कार्य होता है कि समाज की अपने शहर की, अपने कस्बे की व्यवस्थाओं को वह दुरुस्त करे। जैसे सड़कों का निर्माण करा देना, बिजली की व्यवस्था करना, उचित पेयजल की व्यवस्था करना। ठीक है, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, पार्क की व्यवस्था करना और सड़कों पर रातों में जलने के लिए स्ट्रीट लाइट का प्रबंध करना। ये सब कार्य होता है नगर पालिका का। इसके साथ ही साथ नगर पालिका का यह भी कार्य होता है कि वह नगर के किसी खास चौक पर ऐसी व्यवस्थाएं, जैसे खास चौक पर नहीं, हर चौक या हर कोने कोने की साफ़ सफाई के साथ साथ वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना, पेशाब घरों का निर्माण करा देना। ठीक है, जानवरों के लिए उनकी अछूता आवारा पशुओं के रख रखाव का प्रबंध करना, ये सारी व्यवस्थाएं भी नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं। जिस कस्बे की बात की जा रही है उस कस्बे की नगर पालिका भी इस तरह के कार्य करवाती रहती थी। और इसके साथ साथ वह उसने एक चौराहे पर एक नेताजी की, उसने उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की एक मूर्ति भी लगवा रखी थी, संगमरमर की मूर्ति। बहुत ही उस नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड ने या किसी अधिकारी ने यह विचार लाया होगा कि नेताजी की मूर्ति चौक पर लगनी चाहिए और वहाँ पर मूर्ति लगवा दी गई थी। अब यह कहानी जो है उसी मूर्ति के बारे में है, उस मूर्ति के छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पाठ में लेखक ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर व्यंग करने का प्रयास किया है। देखिए, नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां बताई गई हैं उस जिम्मेदारियों को नगर पालिका के अधिकारी या उसके कर्मचारी सही तरीके से निभाते नहीं। अगर वे सही तरीके से इसका निर्वहन करें तो शहरों में किसी भी प्रकार के मूलभूत आवश्यकताओं की जो सुख सुविधाएं हैं, इसकी कभी किसी प्रकार की परेशानी किसी भी व्यक्ति को नहीं आने पाएगी।
लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, बस औपचारिकता ही करते हैं। एक आध बार कभी सड़कों का निर्माण करा देते हैं, कभी पेशाब घर जो बनवा दिए तो उसकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, नालियाँ कब से जाम है, पानी का सीवर का पानी बहने नहीं पा रहा, इस पर भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो वह सिर्फ और सिर्फ इस अपनी जिम्मेदारियों की का दिखावा करते हैं। अपनी जिम्मेदारी तो उन जिम्मेदारियां तो उनकी होती हैं, परंतु उस जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन वो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता निभा करके रह जाते हैं। अब संभवतः उन्हें किसी उनसे ऊपर के अधिकारी या उनसे किसी बड़े अधिकारी का दबाव बना होगा और इस वजह से नगर के चौक पर नेताजी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया होगा। नेताजी की मूर्ति, लेखक ने पाठ में बताया, नेताजी की मूर्ति तो देखिए नगर पालिका में किसी भी शासन के कार्य प्रणाली में बहुत ही त्रुटियां पाई जाती हैं। पहले कार्य योजना तैयार की जाती है, फिर उस पर विचार किया जाता है, कमेटियां गठित की जाती हैं, चिट्ठी पत्र शासन को पत्र लिखा जाता है, बजट का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद फिर भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और जैसे जैसे शासनावधि की का समय बीतता चला जाता है, शासनावधि का जो है बीतता चला जाता है, लोग उस कार्य पर को अनदेखा किए रहते हैं और जब अंतिम समय आता है तो लापरवाही में वह उस कार्य की बहुत ही अच्छे से न करा करके बस उसकी औपचारिकता निभा देते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है कि जैसे इस पाठ में बताया गया है, इस गद्य खंड में बताया गया, गद्य खंड में कि संभवतः जब आदेश मिला होगा मूर्ति बनाने की, किसी अच्छे उस नगर पालिका के लोग के अधिकारियों ने अच्छे मूर्तिकार की तलाश नहीं की होगी, या तो संभवतः उनके पास बजट कम रहा होगा और वे इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे होंगे, और जब शासनावधि खत्म होने लगी होगी तो उन्होंने जल्दी जल्दी में यह निर्णय लिया होगा कि किसी न किसी से मूर्ति बनवाकर किसी तरीके से उस चौक पर लगवा दिया जाए। और यह काम जब उन्हें अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, कोई मूर्तिकार वह मूर्तिकार अच्छे मूर्तिकार की खोज करने के बजाय उन्होंने क्या किया होगा, उस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह कार्य सौंप दिया होगा और उन्हें सख्त निर्देश दिया होगा कि 1 महीने के अंदर यह मूर्ति बन करके तैयार हो जानी चाहिए। मूर्ति किसकी है? नेताजी की है। नेताजी की मूर्ति है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं, महत्वपूर्ण, उनका व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, और ऐसे व्यक्ति की मूर्ति बनाने में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जिस ऐसे व्यक्ति को यह काम सौंपा जिसने आज तक कभी मूर्ति संभवतः नहीं बनाई थी। ठीक है, तो यह उस नगर पालिका की सबसे बड़ी गलती थी और उस गलती का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। आगे क्या हुआ देखते हैं। जैसा कि इस पाठ में कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से दूसरे कोट के बटन तक, कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही हुए दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, उसके मुखिया के रूप में जाने जाते थे। तो उन्होंने बहुत से नारे भी दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे लोगों के चेहरे को देखते हुए, ऐसे लोगों की चित्र को देखते ही या उनके बारे में सोचते ही मन में रोमांच या मन में उत्साह उमड़ पड़ता है, देशभक्ति का भाव उमड़ने लगता है। तो ऐसे लोगों की मूर्तियाँ चौक पर इसीलिए लगवाई जाती हैं कि लोग उनके बारे में जानें, उनके कृतित्व से प्रेरणा लें, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में जानें और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। ठीक है, तो यह ध्यान में रखते हुए मूर्तियाँ चौक पर लगवाई जाती हैं ताकि लोग उनके व्यक्तित्व से परिचित हो सके। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। उस मूर्ति में एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वह कसर कौन सी थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था? नेताजी तो चश्मा लगाते हैं, नेताजी तो चश्मा लगाते हैं। हमारे मन में जब भी नेताजी की बात आती है, जैसे गांधी जी की ही छवि आ जाए, अगर गांधी जी की ही बात अगर की जाए, तो हम अगर उनकी मूर्ति बनानी हो, इनका चित्र बनाना हो, तो हम उनकी आंखों से चश्मा कभी नहीं हटाएंगे, उनकी हाथों से लाठी कभी नहीं हटाएंगे। हमारे मन में उनके प्रति एक छवि, हमारे मन में उनकी जो छवि छपती है, हमारे स्मृति पटल पर उनकी जो छवि अंकित है, उसमें गांधी जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ज़्यादातर हम लोगों ने इसी रूप में उन्हें देखा है। और उनके हाथों में एक लकड़ी है, डंडा है, लाठी है और आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, धोती पहनते हैं। उन्हें हम
अगर उनकी चित्र की बात की जाए तो कभी उन्हें हम सूट बूट में उनका चित्र नहीं बनाते हैं। अक्सर हमने देखा है, या हमारे स्कूलों में भी अगर कोई ऐसी बात आती है, अगर इस तरह के अगर किसी नाटक में उनका रोल करना होता है, उनका अभिनय करना होता है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व का एक ऐसे छवि को हम लोग प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वह बूढ़े हो चुके हों, उनके बाल पके हुए हैं, हाथ में लाठी है और कमर झुकी हुई, तथा उनके शरीर पर एक सफ़ेद धोती वो पहने हुए हैं। तो इस तरह की छवि अंकित है। उसी तरह से नेताजी की जो अगर बात की जाती है, तो नेताजी एक फौजी वर्दी में हमें देखते हैं, और सिर पर टोपी लगाए हुए, आंखों पर चश्मा, और कुछ न कुछ लोगों का कहीं न कहीं लोगों का नेतृत्व करता हुआ उन्हें दिखाया जाता है। तो ऐसी छवि हमारे सामने आती है। तो नेताजी की जो मूर्ति बनाई गई थी उसमें चश्मा, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। हालदार साहब कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। तभी इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, उन्होंने कहा कि वाह भाई, क्या बात है, क्या आइडिया है यह, कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष, वही कोई भी चीज़ आप ऐसी देख लेते हैं और उस प्रश्न का वो आपके मन में खटकती रहती है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके मन में खटकने लगे, तो उसका उत्तर आप खुद ढूंढने लगते हैं। अगर आपको उत्तर देने वाला कोई नहीं है तो आप उसका उत्तर खुद ही ढूंढने लगते हैं। तो हालदार साहब भी उसका उत्तर स्वयं ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा रियल है, रियल फ्रेम वाला है, ठीक है, तो ये बात उनके मन में खटकने लगी और वह स्वयं ही उसका उत्तर ढूंढने लगे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी। हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये जो लोगों के द्वारा ये मूर्ति लगाई गई है, इस प्रयास को हम सराहनीय कहेंगे। अच्छी बात है ये, कि कम से कम अगर मूर्ति पर चश्मा नहीं था, अगर नहीं था या नहीं है, तो लोगों के द्वारा ये जो चश्मा लगा दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि नेताजी के सम्मान में नेताजी का लोग सम्मान कर रहे हैं, उनके सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, और उनकी आंखों से चश्मा हटने नहीं दे रहे हैं, या उनकी आंखों पर चश्मा लगा दे रहे हैं। अगर चश्मा नहीं है, उनके व्यक्तित्व में किसी चीज़ की कमी आ रही है, उनके स्वरूप में किसी चीज़ की कमी आ रही है, तो स्वरूप को, उस व्यक्तित्व को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उनका सम्मान करते हुए उनकी आंखों पर चश्मा लगा दिया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। वह सोचते हैं कि उस मूर्ति की उस कद का हमें महत्व नहीं है, उस कद का कोई खास महत्व नहीं है, उस मूर्ति की संगमरमर के होने का महत्व नहीं है, बल्कि महत्व है उसके लगाए जाने का, और उस लगाने के साथ साथ उसमें अगर कमी है तो उस कमी को पूरा किए जाने का भी, की भावना, पूरा किए जाने के पीछे जो भावना है वह महत्वपूर्ण है, कि लोग कम से कम देशभक्तों का सम्मान तो करते हैं। ठीक है, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब हालदार साहब उधर से गुजरते तो उन्हें चश्मा बदला हुआ दिखाई देता। वह कहते हैं कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती। क्या आइडिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब। ठीक है, हालदार साहब की आदत पड़ गई, जब वह उधर से गुजरते तो उनके मन में एक कौतुक रहता कि इस बार कौन सा चश्मा होगा, इस बार देखा जाए कौन सा चश्मा होगा, किस तरह का चश्मा उन पर लगाया गया होगा। तो अनायास से उनकी नज़र उस मूर्ति की तरफ खिंच जाती थी। हालदार साहब की आदत पड़ गई उस कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, अर्थात वह अब अपने इस बार बार चश्मे के बदलने का कारण नहीं समझ पा रहे थे, अब इस इच्छा को दबा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी इस इच्छा का, अपने इस प्रश्न, मन में उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, पूछने का प्रयास किया। किससे पूछा? जहां वो पान खाते थे, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, यह क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे जाता है? पान वाला खुद
मुंह में पान ठूसा हुआ। देखिए पान वाला खास करके जो पान बेचने वाले होते हैं उनके, आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस बात को ध्यान दिया होगा, तो वो भी ज़्यादातर पान वाले पनवाड़ी ही, जो पनवाड़ी होते हैं वो खुद भी पान खाने वाले होते हैं। ठीक है, वो खुद भी पान खाने वाले होते हैं। तो नेताजी जहाँ पान खाते थे जिस पनवाड़ी के यहाँ, वह भी पान खाने वाला व्यक्ति था, खूब पान खाता था वह। हालदार साहब की आदत पान वाले ने खुद के मुख में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। देखिए उसका व्यक्तित्व कैसा था, वह काला था, मोटा था, लेकिन खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब, देखिए दुकानदार की ये बहुत अच्छी खासियत हो, खुशमिजाज होना आवश्यक है, नहीं तो उसके ग्राहक उससे रुष्ट भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए क्रोध या गुस्सैल स्वभाव का दुकानदार हुआ तो वह अपने ग्राहकों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा। इसलिए दुकानदार का यह पहला गुण है कि उसका खुशमिजाज होना, ठीक है, उसे खुशमिजाज होना चाहिए। ठीक है। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। जब वो हंसा तो उसकी तोंद थिरकने लगी। इतना बड़ा तोंद वाला था वह कि हंसते उसकी तोंद थिरकने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। क्या करता है? आखिर ये चश्मा कैसे बदल जाता है? वो कहता है कैप्टन चश्मे वाला करता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं आखिर कैप्टन चश्मे वाला करता है क्या करता है, वह कैसे, चश्मा कैसे बदल जाता है। ठीक है, क्यों चश्मा बदल देता है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझा है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? क्या कारण है चश्मे को चेंज करने का? हालदार साहब, भाई कोई फैशन तो है नहीं कि नेताजी का चश्मा बार बार बदल दिया जाए। चश्मा आखिर चेंज करने की चीज़ तो है नहीं, बार बार चेंज की जाए। तो ये चश्मा चेंज कैसे होता है? और अगर कैप्टन कोई है, वह चश्मा बदलता भी है, तो आखिर क्यों बदलता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक का मतलब कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट, चौड़े फ्रेम वाला अगर चश्मा चाहिए तो कैप्टन किधर से, मतलब कहाँ से लाएगा? और मूर्ति वाले, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मतलब मूर्ति पर लगा हुआ जो भी फ्रेम है वह उतार कर ग्राहक को दे दिया और उधर दूसरा फ्रेम लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। क्यों ना मूर्ति बुरी लगे भाई, हमें भी बुरी लगेगी, क्योंकि भाई नेताजी हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को स्वतंत्र कराने के लिए। सदैव कई कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना हमारा भी फर्ज बनता है। तो वह कैप्टन चश्मे वाला है जो नेताजी के सम्मान में उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था, क्योंकि मूर्ति बिना चश्मे की थी। ठीक है, बल्कि आहत करती थी उसे, यह बात आहत करती थी कि नेताजी के चश्मे पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी की को असुविधा हो रही है। भाई नेताजी चश्मा लगाने वाले थे, भले ही वो मूर्ति थी, अगर उनका चश्मा उतार दिया जाए, अगर आप चश्मा लगाने वाले हैं, चश्मा प्रयोग करने वाले हैं, अगर आपकी के चश्मे को उतार दिया जाए तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, यानी कि आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी। उसी तरह से नेताजी के मूर्ति से चश्मा गायब हो जाना उनके सम्मान में कमी होने के बराबर ही था। इसलिए कैप्टन को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वह बार बार चश्मा लगा दिया करता था। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, मतलब ज़रूरत होती कि नहीं, जो नेताजी के फ्रेम मूर्ति पर चश्मा लगा है, फ्रेम लगा है, वैसा ही फ्रेम मुझे भी चाहिए, और उसके पास अगर नहीं होता तो वह माफ़ी मांगते हुए नेताजी से, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। वह जब कोई ग्राहक आता, भाई उसका भी वह रोजगार है, उसका भी वह व्यवसाय है। वह फ्रेम का, चश्मे के बेचा करता था, चश्मे के फ्रेम बेचा करता था। तो अगर चश्मे का फ्रेम लेने के लिए अगर कोई आ जाता और उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए था जैसा नेताजी ने पहन रखा है, तो वह माफ़ी मांगते हुए नेताजी का सम्मान करता, इसलिए उनकी से माफ़ी मांगते हुए वह चश्मा उतारता और नेताजी को दूसरा फ्रेम पहनाकर वह ग्राहक को दे देता था। इस प्रकार वह नेताजी के सम्मान में कमी होने नहीं देता था। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, और नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? भाई ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल चश्मा का मतलब यह है कि संगमरमर की मूर्ति है तो मूर्ति भी, चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए। वह ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, बहुत बड़ा पनेड़ था,
बहुत ज़्यादा पान खाता था। अभी हवलदार साहब से बात ही हो रही है, तब तक वह दूसरा पान खा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक मतलब पान खाने के बाद मुंह में जो लार आता है, पान का जो लार तैयार होता है उसे पीक कहते हैं। उसे उसने उसे थूकी पीछे, दुकान के पीछे, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बनाना भूल गया मतलब जिस मास्टर ने यह मूर्ति बनाई है वह बनाना भूल गया। जैसा कि बात कही जा रही थी कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने यह मूर्ति बनाई थी, तो वह इस चश्मे को बनाना भूल गए थे। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। वह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। यह उसके लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन वास्तव में हवलदार साहब को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि यह बात किसके बारे में थी? नेताजी के बारे में, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। और हवलदार साहब को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। हवलदार साहब लेकिन चकित और द्रवित करने वाली, हवलदार साहब के लिए यह बात चकित और द्रवित करने वाली, दुखी करने वाली थी कि कोई नेताजी के सम्मान में इतनी बड़ी कमी कैसे कर सकता है, नेताजी के सम्मान में इतनी बड़ी कमी कैसे की जा सकती है, उनके मूर्ति से चश्मा कैसे गायब किया जा सकता है, उनकी मूर्ति का चश्मा बनाना कोई कैसे भूल सकता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल जी। वाकई कस्बे के अध्यापक था, वह कस्बे के अध्यापक थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी, असफल हो गए होंगे, असफल रहे होंगे, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब ये मन ही मन अनुमान लगा रहे थे कि शायद सचमुच यह मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनाई गई थी। और मोतीलाल जी वह एक मूर्तिकार नहीं थे, वह एक ड्राइंग मास्टर थे, लेकिन शायद उनको यह काम मिला होगा और उन्होंने बड़ी ही खुशी से, बड़े ही अपने लिए गर्व की बात समझी होगी और बड़ी ही खुशी से यह कार्य स्वीकार कर लिया होगा। लेकिन अनुभवहीनता के कारण वह मूर्ति पर पत्थर वाले फ्रेम का चश्मा नहीं बना पाए होंगे, या तो बना रहे होंगे और बनाते बनाते वह चश्मा टूट गया होगा, या तो कहीं लगाया होगा और वह चश्मा किसी ने निकाल लिया हो, या फिर वो समझ नहीं पाए होंगे कि इस पर किस तरह का चश्मा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास मूर्ति बनाने का तो अनुभव था नहीं। क्योंकि यह किसकी गलती थी? यह अच्छे मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का आदेश न देने की गलती नगर पालिका की थी। अगर किसी अच्छे मूर्तिकार, अनुभवी मूर्तिकार से यह मूर्ति बनवाई गई होती तो इस प्रकार की खामी उस मूर्ति में नहीं आने पाती। तो कहीं न कहीं गलती किसकी है? नगर पालिका की थी। ठीक है, तो अब नेताजी के चश्मे के बारे में हवलदार साहब ने खुद ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया। उनके मन में तमाम तरह के विचार आने लगे कि शायद मूर्तिकार सही से बना नहीं पाया होगा, या तो बनाया होगा टूट गया होगा, या फिर उसने लगाया रहा होगा और वह चश्मा गायब हो गया होगा। ठीक है, निकल गया होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़ गए और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? अब उनके मन में यह प्रश्न था कि आखिर पहले तो वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन के प्रति, की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे कि बहुत ही महान व्यक्ति है उसने, कि नेताजी का सम्मान करना, उस सम्मान में वह कमी नहीं होने देता है, उस पर बार बार चश्मा लगा देता है। वह मन ही मन उसके इस भाव से के प्रति नतमस्तक थे, उसका सम्मान कर रहे थे। उसके लिए उनके मन में और भी मान सम्मान बढ़ रहा था जैसे जैसे वह सुन रहे थे यह बात उसके बारे में। तो और अब उनके मन में अभी भी उसके बारे में जानने की इच्छा प्रबल थी। वह गाड़ी के पास पहुंचते हैं और गाड़ी के पास से फिर से वापस आते हैं और पान वाले से पूछते हैं कि भाई वो कैप्टन कौन है, कौन सा व्यक्ति है, क्या करता है, कहीं वो नेताजी के आज़ाद हिंद फौज का सिपाही तो नहीं है, या उनका कोई नेताजी का साथी तो नहीं है, या उनके उस फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, सिपाही तो नहीं है। पान वाला नया पान खा रहा था। देखिए कितना बड़ा वो पान खाने वाला व्यक्ति था, पान का शौकीन था कि वह क्षण भर में ही 2-3 पान खा चुका था। ठीक है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े
हाथ को मुंह के से 1.5 इंच रोक करके उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। देखिए, पान वाला खुशमिजाज था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कैप्टन की उपेक्षा की, उसके भावनाओं की कद्र न की, उसका सम्मान नहीं कर रहा था, वह उसका मजाक उड़ा रहा था। तो ये बात हालदार साहब को बुरी लगी, क्योंकि हालदार साहब उस कैप्टन को क्या समझते थे, एक देशभक्त समझते थे, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति थी। देशभक्तों का सम्मान करना भी एक प्रकार की देशभक्ति है, और पान वाले का इस तरह से उसका उपहास करना, उसका मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जब हालदार साहब ने उसकी बातों से उससे पूछा, तो उसने उसकी तरफ संकेत करते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं, वो देखते ही समझ गया कि इस बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति है, मरियल सा व्यक्ति है, जो लंगड़ा भी है, और क्या करता है, चश्मे बेचता है। एक हाथ से वो बांस पकड़े हुए है, जिसमें कई फ्रेम उसने टांग रखा है। आपने देखा होगा फेरी वाले को, बहुत से ऐसे फेरी वाले होते हैं जो बांस की डंडियाँ लगा करके उसमें रस्सियाँ बांध करके बहुत से सामान बेचते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो लेखक हालदार साहब को कैप्टन पर दया आ रही थी, ठीक ना, कि उसकी तो अपनी कोई दुकान भी नहीं है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। अब इस बारे में, यानी कि कैप्टन के बारे में वह ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं है। शायद उसकी दुकानदारी, अर्थात उसके ग्राहकों का समय, ग्राहक उसके बढ़ने लगे थे या उसकी दुकानदारी का समय था, इसलिए वह उनसे अब और अधिक बात नहीं करना चाहता था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। काम भी था। क्यों? क्योंकि काफ़ी देर से वह कैप्टन के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जानने की इच्छा उनकी प्रबल थी, उसके बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन समय नहीं था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब जीप में बैठे और बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। नेताजी की मूर्ति पर ऐसा कभी नहीं होता कि उनकी मूर्ति पर चश्मा न हो, हमेशा उनकी मूर्ति पर चश्मा हुआ करता था। और 2 साल तक ये क्रम चलता रहा। नेताजी उधर से गुजरते रहे और बार बार बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, नेताजी का सम्मान होता हुआ देखते रहे। यह नेताजी का इस प्रकार का सम्मान उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी प्रशंसनीय लगता था, और वह उनके मन में उस कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सम्मान का भाव भी बढ़ता चला जाता था। ठीक है, उधर धूल भरी यात्रा में हालदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, जब वो उधर से गुजरते तो उनके मन पर, उनके चेहरे पर, भले ही वह कितनी ही बातों में उलझे हुए रहते थे, कोई उनके मन में कोई भी कार्य करने की चिंता भले ही रहती थी, लेकिन जब भी उधर से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति की तरफ उनका ध्यान खिंच जाता, और जब वह नया चश्मा देखते तो वह कहीं न कहीं उनके मन में थोड़ी देर के लिए ही सही प्रसन्नता जरूर दिखाई दे जाती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक दिन उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? हालदार साहब ने एक बार जब वह उधर से गुजर रहे थे बहुत दिनों के बाद, तो उन्होंने देखा कि एक बार मूर्ति पर चश्मा नहीं है, और चश्मा नहीं होने के साथ साथ उन्होंने देखा तो उनके मन में जिज्ञासा, भाई क्या कारण हो सकता है चश्मा न होने का, हमेशा तो चश्मा लगा रहता है। तो उन्होंने सोचा पान वाले से पूछा जाए, पर पान वाले की दुकान भी उस दिन बंद थी, और उस मोहल्ले की, उस चौराहे की ज़्यादातर दुकानें उस दिन बंद थी, अधिकांश दुकानें बंद थी। तो वह किसी से पूछ नहीं सके और चले गए। अगली बार जब वो पान खाने आए तो उन्होंने फिर देखा कि
अगली बार जब वो उधर से गुजर रहे तो उन्होंने फिर देखा कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं है, और उतर करके पान वाले से उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं? पान वाला उदास हो गया। ये बात सुनते ही पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखिए, पान वाला भले ही कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन के मरने के का दुख उसके मन में भी था। और इस प्रकार से एक देशभक्त के लिए दुखी होना भी एक प्रकार की देशभक्ति ही है। भले ही वो मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात थी कि पान वाला एक देशभक्त व्यक्ति है और वह देशभक्तों का सम्मान करता है, तो उसके लिए भी उसके मन में दुख होना, उसके प्रति सहानुभूत होना, यह भी एक प्रकार की देशभक्ति का ही स्वरूप हो सकता है। ठीक है, वह आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब बहुत दुखी हुए और वह उससे कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। पान के पैसे उन्होंने चुकता किए और रवाना हो गए। ये बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले लोगों पर हंसती है। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो सब कुछ, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले लोगों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि देखिए, ये बात उन्होंने कही है कि क्या होगा उस कौम का जो अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती रहती है। तो ये एक तरह से उन्होंने ऐसे लोगों पर की तरफ संकेत किया है जो देशभक्तों का सम्मान नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि पान वाला भी था, और पान वाले के साथ साथ बहुत से लोग रहे होंगे उस कस्बे में जिन्होंने नेताजी की अधूरी मूर्ति देखी होगी, लेकिन उस पर उसका सम्मान करने के बारे में नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि उस उत्साही बोर्ड जिसने उस नगर पालिका के विशेष अधिकारियों ने जिन्होंने मूर्ति लगवाई, उन्हें भी इस बात की सुधि नहीं थी कि अगर मूर्ति का उन्होंने कम से कम उद्घाटन तो किया ही होगा, तो ऐसे में उन्हें यह पता चल गया होगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस बात की सुधि लेनी चाहिए थी, कम से कम नेताजी के सम्मान में वहाँ चश्मे का प्रबंध करना चाहिए था। लेकिन वो भी इस बात की सुधि नहीं लेते हैं, और जहाँ वह लंगड़ा व्यक्ति कैप्टन जहाँ बार बार मूर्ति लगाता था, लोग उसे लंगड़ा और पागल कहकर, सनकी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। तो ऐसे लोग जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, अपना ज़िंदगी सब कुछ देश को समर्पित कर दिया, देश के को आज़ाद कराने, देश के वासियों को स्वतंत्र जीवन दिलाने में, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना ये बड़ी ही दुखदाई बात है। और ऐसे लोग देश का भविष्य कभी नहीं सुधार सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देश को गर्त की ओर ढकेल सकते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से वे गुजर रहे थे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा और बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें आहत करेगी। इसलिए उन्होंने पहले ही सोच लिया था, क्या सोच लिया था, क्यों आहत करेगी, इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हम उस मूर्ति की तरफ नहीं ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि अगर वो देखते तो उन्हें बिना चश्मे वाली मूर्ति, नेताजी की मूर्ति दुखी करती, आहत करती। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उन्होंने ड्राइवर को भी सख्त निर्देश दे दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, हम पान कहीं आगे खा लेंगे। क्योंकि उनके मन में इस बात का दुख था कि आज कैप्टन नहीं है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। उनकी हृदय स्थली पर मूर्ति तो होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा, और यह नेताजी के सम्मान में कमी है, इसे हम देख नहीं सकते। इसलिए उन्होंने वहाँ रुकने का फैसला ही त्याग दिया। लेकिन आदत से मजबूर, देखिए हम जिस चीज़ की हमें आदत होती है, हम जाने अनजाने न चाहते हुए भी हमारी आंखें उस तरफ खिंच ही जाती हैं। तो हवलदार साहब को उस मूर्ति को देखने की आदत हो गई थी। नेताजी की मूर्ति की तरफ वो नियमित रूप से अक्सर देखा करते थे, नियमित नहीं, अक्सर वह देख लिया करते थे। अक्सर जब भी उधर से गुजरते तो उनकी आँख अनायास ही उस तरफ उनकी नज़रें घूम जाती थी। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर का ब्रेक मारे
रास्ता चलते लोग देखने लगे, इतनी जोर से कोई जीप अगर ब्रेक मारती है, कोई भी वाहन अगर इस तरह से काफ़ी तीव्र गति से ब्रेक मार दे, उसकी आवाज़ से सबका ध्यान उसकी तरफ खिंच जाएगा। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदते हैं। अभी जीप रुकी ही नहीं थी कि हालदार साहब जीप से कूद पड़े और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन होकर खड़े हो गए। सम्मान में, जैसे किसी को सम्मान दिया जाता है उसके सामने सम्मान में, अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा रखा था। मूर्ति की आंखों पर क्या था? सरकंडे का बना हुआ चश्मा रखा था। जैसा बच्चे बनाते हैं ऐसा चश्मा, जैसे बच्चे बनाते हैं सरकंडे का चश्मा, खेल खेल में बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए इतनी सी बात में, पर उनकी आंखें भर आई। ये मूर्ति पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो एकाएक जीप रोकने का उन्होंने आदेश दिया और झट से उतरकर वहाँ गए और अटेंशन में सम्मान देने की नियत से वहाँ खड़े हो गए। और उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा लगा है, कि ऐसा चश्मा जिसे बच्चे बनाते हैं, बच्चे अपने खेल के में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वह किस पर लगा था? नेताजी की आंखों पर लगा था। यह बहुत ही भावुक करने वाली बात थी, क्योंकि यह चश्मा किसी बालक ने लगाया था, यानी कि बालक के किसी बच्चे के, यानी कि वहाँ सिर्फ नेताजी का सम्मान करने वाला भले ही लंगड़ा व्यक्ति कैप्टन मर गया हो, वह बूढ़ा बुजुर्ग कैप्टन मर गया हो, लाचार व्यक्ति कैप्टन मर गया हो, लेकिन उनका सम्मान करने का भाव लोगों के अंदर आज भी जीवित है। और वह सम्मान किसी लोगों के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बच्चों के अंदर भी है, क्योंकि वह चश्मा किसका था? किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया था। तो ये बात सोच करके उनकी आंखें भर आई कि देशभक्तों का सम्मान करने का भाव सिर्फ हमारे देश के लोगों के अंदर ही नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देशभक्ति का भाव जिंदा है। यही सोचकर, इसी की कल्पना करके उनकी आंखें भर आई। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने देखा कि नेताजी, कैप्टन और उस बच्चे के द्वारा बनाया गया चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि मूर्ति पर जो लगा हुआ सरकंडे का चश्मा है, यह उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे इस देश में जो है देशभक्ति की भावना शून्य नहीं हुई है। हमारे देश का सिर्फ वह कैप्टन ही नहीं, हमारे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना विद्यमान है। और वह शायद कुछ लोग हों जो इसके प्रति उदासीन हों, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो देश का जन समुदाय है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। वह हमारे देशभक्तों का सम्मान करना जानता है, हमारे देश के सम्मान को बढ़ाना जानता है। और यह पाठ ऐसा ही एक उम्मीद हमारे सामने लेकर प्रस्तुत हुआ है। इस पाठ में जरा हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। कि पहला प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाला को कैप्टन कहने के पीछे क्या कारण था? तो कैप्टन वास्तव में सेनानी नहीं था, बूढ़ा मरियल व्यक्ति था। देखिए आंसर आपको बताया जा रहा है कि किसके आधार पर आप लिखेंगे। ठीक है, कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, मरियल व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर क्या थी? देशभक्ति की भावना बहुत ही प्रबल थी। वह देशभक्तों का सम्मान करना जानता था। उसे सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। वह उसे नेताजी के सम्मान में कमी महसूस करता था, इसलिए वो क्या करता था? बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। और उसके इस भावना के कारण, नेताजी के सम्मान करने के इस भाव के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे। तो उनकी मायूसी का कारण ये था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और वो जानते थे कि अब कैप्टन वहाँ पर मूर्ति तो होगी, चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो होगी, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन मर गया है। और मूर्ति पर चश्मा मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया है और कैप्टन की मृत्यु हो गई है। ठीक है, दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उम्मीद यह जगाता है, छोटे बच्चे के द्वारा लगाया गया और लकड़ी के यानी कि सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बड़े या हमारे देश के नागरिकों के अंदर ही नहीं बल्कि बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे देश के बच्चे जो भले ही वह किसी भी तबके से संबंध रखते हों, वह क्या करेंगे? हमारे देश के गौरव को बचाए रखेंगे, हमारे देशभक्तों का सम्मान करेंगे, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति
का संवर्धन करेंगे। ठीक है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? देखिए, भावुक होना स्वाभाविक सी बात थी। वह मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा सरकंडे का था और वह सामान्य चश्मा नहीं था। वह चश्मा किसके द्वारा लगाया गया था? यह चश्मा एक बालक के अंदर द्वारा लगाया गया था। तो यह चश्मा, लगा हुआ चश्मा, यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों के अंदर देशभक्ति अभी बची हुई है, जीवित है, यह खत्म नहीं होगी और आने वाली नई पीढ़ी भी हमारे देशभक्तों का सम्मान करेगी, देश के प्रति प्रेम का भाव रखेगी और वह उसे कभी भी देश के गौरव का को में कमी नहीं आने देगी। ठीक है, यह सोच करके वह भावुक होते। आशा स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी सब कुछ त्याग कर देने वाले, होम कर देने वाले लोगों पर भी हंसती है और उनके लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये आशा है ऐसे लोगों की। हवलदार साहब कहीं न कहीं दुखी थे। दुख में यह बात उन्होंने कही है कि क्या होगा उस कौम का, हमारे देश के लोग, इसका आशय यह है कि हमारे देश के लोग, बहुत से लोग हमारे देश का बहुत सा वर्ग ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, हमारे देशभक्तों का सम्मान नहीं जानता, देशभक्ति के भाव को नहीं समझता। इस वजह से हवलदार साहब काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि नेताजी का चश्मा, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति एक बहुत ही संवेदनशील लगाना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि नगर पालिका का दायित्व था कि वह मूर्ति पर चश्मा, एक मूर्ति लगवाए, लेकिन उसने आधी अधूरी मूर्ति लगवा दी और उसकी सुधि कभी नहीं ली। और आम लोग भी जो चौराहे पर कैप्टन को छोड़कर अन्य जो लोग थे, वे लोग भी उस मूर्ति के प्रति अपने दायित्व को या हमारे देशभक्तों के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझ रहे थे। तो इस बात और कैप्टन का मजाक उड़ाया करते थे, कैप्टन का मजाक उड़ाया करते थे और हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान को बनाए नहीं रखे हुए थे। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बात कही है कि क्या होगा उस कौम का जो देश अपने, और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि की बातें सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचा करते हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत ही दुख कर देने वाली बात है, बहुत ही सोचनीय विषय है। ठीक है, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का रेखाचित्र क्या प्रस्तुत करना है? पान वाला, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि पान वाला एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था जो सदैव पान मुंह में ठूसा रहता था। उसके सदैव उसका मुंह, उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई थी, पान खाने की वजह से लाल काली बत्ती सी हो गई थी, और वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती रहती थी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ वह बहुत ज़्यादा हंसने वाला व्यक्ति था। वह एक हंसने वाला था और साथ ही साथ मजाकिया व्यक्ति भी था। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका रेखाचित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी के पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए, यह टिप्पणी करना, पान वाले की यह टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ऐसे वक्तव्य उसके नहीं होने चाहिए, वो भी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो एक देशभक्त है। देशभक्तों के प्रति उसकी इस तरह का भाव रखना, इस तरह की बात कहना, उसका गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही उपेक्षा, इस तरह की बात करना बड़ी ही हीन मानसिकता का द्योतक हो सकता है, परिचायक हो सकता है कि वह आप कह सकते हैं जो कैप्टन था वह नेताजी के सम्मान करते हुए उस पर मूर्ति लगाता था। वह भले ही लंगड़ा था लेकिन उसके अंदर जज्बा भरा हुआ था, देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, देशभक्तों का सम्मान करने की भावना भरी हुई थी। तो और वहीं पान वाला उसके लंगड़ा कहकर संबोधित करता है, उसका मजाक उड़ाता है। तो ये बड़ा ही उसकी कमियों को उजागर करने का प्रयास करता है। तो उसकी कमियां दिखती हैं लेकिन उसका उसे गुण नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उसे पागल भी वह कहता है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो ऐसी टिप्पणी करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या है, रचना और अभिव्यक्ति से कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते रहते थे। तो देखिए, ये उनका जो नेताजी का बार बार निहारने का कारण क्या था, नेताजी की जो हवलदार साहब थे वो नेताजी, वह भी देशभक्त थे, क्योंकि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी। नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा उन्हें नेताजी के सम्मान की तरफ संकेत कर, नेताजी के सम्मान
का वह भी ख्याल रखते थे और उन्हें नेताजी के चश्मे से युक्त, भले ही ओरिजिनल फ्रेम का चश्मा लगा था, वह मूर्ति काफ़ी पसंद आती थी। ठीक है, तो वह उसमें रुचि भी प्रकट करते थे, मूर्ति को चश्मे वाली मूर्ति देखने में रुचि भी प्रकट करते थे, इसलिए उनको हम देशभक्त कह सकते हैं, क्योंकि हवलदार साहब का की सहानुभूति कैप्टन के प्रति भी थी। तो एक देशभक्त के प्रति सहानुभूति का भाव रखना भी एक प्रकार की देशभक्ति है। ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति की तरफ बार बार देखना, चौराहे पर रुकना और कैप्टन के बारे में पूछना उनकी देशभक्ति का ही एक छोटा सा प्रमाण हो सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट है पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया। देखिए पान वाला जो था वह कुछ देर के लिए तो गैर जिम्मेदाराना हरकत उसने की थी, लेकिन था वह संवेदनशील। देखिए शुरू में उसने पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया। ठीक है, पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मृत्यु पर उसे भी दुख हुआ था और वह उसकी आंखों में उसकी भावुकता उसकी आंखों से झलक रही थी। ठीक है, वह उसके महत्व को समझता था, वह जानता था कि पान वाला जो है जो लंगड़ा कैप्टन है वह कहीं न कहीं उसके अंदर देशभक्ति थी, उसके मन में, पान वाले के अंदर भी उस मूर्ति पर चश्मा लगाना अच्छा लगता था, लेकिन वह उसे बहुत ही सामान्य तरीके से देखता था। लेकिन उसके मरने के बाद, जैसे होता ना कि किसी के जाने के बाद हम किसी की कीमत समझ पाते हैं, तो जैसे जब कैप्टन मर गया तो तब उसे उसकी कीमत समझ में आई कि शायद कैप्टन जैसा कोई देशभक्त उस चौराहे पर नहीं था जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाए। ठीक है, तो कहीं न कहीं उसके मन में भी उस कैप्टन के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। देखिए तो ये प्रश्न तो वही हो गया, पहले प्रश्न में इसका उत्तर दिया जा चुका था कि कैप्टन एक क्या था, एक बूढ़ा मरियल व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, वह देशभक्त था। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न हो। ठीक है, कि और नेताजी बिना चश्मे के रहें, तो इसलिए वह अपनी संदूकची से कोई चश्मा निकालकर उस पर लगा दिया करता था। यह उसके देशभक्ति का परिचय है, यह उसकी देशभक्ति का परिचायक है। मूर्ति पर चश्मा लगाना उसकी देशभक्ति का परिचायक है। मूर्ति पर चश्मा लगाने से उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा। देखिए कैप्टन जैसा कि नाम किया जा रहा है, तो कैप्टन से हमारे मन में एक छवि उभरती है, एक वर्दी वाले व्यक्ति की। एक शायद उन्होंने सोचा होगा कि वह कोई सेना नायक रहा होगा, या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, या भूतपूर्व कोई सैनिक रहा होगा। तो इस तरह की छवि, एक हट्टे कट्टे रोबीले अंदाज वाले व्यक्ति की छवि उनके स्मृति पटल पर अंकित हुई होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा होगा तो वह इस कैप्टन की देखकर वह थोड़े आश्चर्यचकित हुए होंगे। ठीक है, जैसा कि नाम था, पान वाले ने बताया था कैप्टन, तो उसको देख करके एक रूबीले हट्टे कट्टे शरीर वाले लंबे चौड़े व्यक्ति की कल्पना उन्होंने की होगी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, नगरों, चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। ठीक है, तो प्रचलन तो हो ही गया है। ठीक ना। फिर दिया है कि इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरह की मूर्ति लगाने का। देखिए मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही हो सकता है कि हम उस चौराहे पर लगी हुई मूर्ति के बारे में जानें, उस कस्बे के, उस क्षेत्र के लोग उस मूर्ति के बारे में जानें, उसके कृतित्व के बारे में जानें, उसके महान व्यक्तित्व से परिचित हों, और उसके आदर्श स्वरूप बना करके किसी अच्छे व्यक्ति की ही मूर्ति लगाई जाती है, तो उस व्यक्ति के आदर्शों पर चल करके हम भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकें। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा उसके गुणों को अपना करके हम समाज में कुछ अच्छे कार्य कर सके। ठीक है, जैसा कि उसने किया था। अगला प्रश्न है कि आप इलाके और चौराहे पे किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। देखिए ये तो अपनी समझ की बात है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है, कौन सा व्यक्तित्व प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है उसके गुणों के बारे में भी आप बता सकते हैं। उस व्यक्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों की उत्तरदायित्व होने चाहिए। देखिए उत्तरदायित्व यह होना चाहिए
देखिए मूर्ति जो लग रही है उसके प्रति हमारे यहाँ ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम सभी लोग उनके बारे में जानें, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और समय समय पर उनकी देखिए उस मूर्ति का रख रखाव करें, उसकी देखभाल करें, साफ सफाई करें, समय समय पर रंग रोगन करें, उसकी जन्म तिथि या निर्माण दिवस पर कुछ ऐसे कार्यक्रम करें कि लोग उनके बारे में और समझ सके और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सके। तो ये हमारा दायित्व होना चाहिए, ठीक है। फिर और देखिए प्रश्न है, सीमा पर तैनात फर्जी, चलिए ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली स्पष्ट दिखाई देता है, इसे मानक हिंदी के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर बताया जा चुका है जब गद्य पढ़ा जा रहा था। जैसे कोई गिराक का हो जाएगा ग्राहक, ठीक है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट, चौखट का मतलब हो जाएगा कि फ्रेम या आकार का, ठीक है। तो कैप्टन किधर, किधर मतलब हो जाएगा किधर से, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा उस पर बिठा दिया, उधर उधर दूसरा बिठा दिया, उधर का हो जाएगा उधर, ठीक है। तो अब देखिए भाई खूब क्या आइडिया है इस वाक्य में का ध्यान रखते हुए बताइए कि एक भाषा का दूसरी भाषा किस शब्दों का प्रयोग हो जाने से क्या लाभ होते हैं। देखिए बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। कभी कभी हम जिस भाषा के विशेषज्ञ होते हैं उस भाषा के कुछ शब्द उतने प्रभाव नहीं छोड़ पाते जितने कि अन्य भाषा के शब्द आकर के उसमें अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आइडिया शब्द का प्रयोग करना, ठीक है। उपाय की जगह अगर हम आइडिया, वाह क्या उपाय है, उपाय की जगह हमने आइडिया कह दिया तो ये वाक्य थोड़ा सा और विशेष लगने लगता है, ठीक है। तो आइडिया शब्द का प्रयोग करना है तो अर्थ तो दोनों का एक ही, लेकिन दूसरे भाषा के शब्द का प्रयोग कर लेने से इस वाक्य की विशिष्टता और भी बढ़ जाती है। तो दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेने से वाक्य में रोचकता आ जाती है, थोड़ी विशेषता आ जाती है। तो इसमें बाकी जो प्रश्न हैं वो आपके व्यवहारिक प्रश्न हो सकते हैं, आप इसे पढ़िए और बाकी प्रश्नों का देखिए। इन प्रश्नों हाँ, जो भी प्रश्न आपको नहीं आएंगे यह विद्यालय खुलने पर आपको फिर से बताए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।